अमीरान मिल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक इंसाफ रैली के तौर पर नुक्कड़ सभाएं पूरे सीमांचल में मुनक्किद किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और 27 तारीख को ये अख्ताम को पहुंचेगा। हम आपके सामने ये कहने के लिए आए हैं कि आप ही की सरजमीन से सीमांचल में सबसे पहली मर्तबा किशनगंज की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक रुकन असेंबली विधायक को कामयाब किया। आप ही ने यहां से कामयाबी के सफर का आगाज किया। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले विधानसभा असेंबली के इंतखाबात में मजलिस को कामयाब करिए। उम्मीदवार जो कोई भी होगा आप पार्टी को वोट देंगे, आप जमात के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, आप इत्तेहाद को मजबूत करिए। और बिहार में जो बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत है इसको हमको शिकस्त देना है। आप जानते हैं कि बिहार का एक गरीब, सीमांचल का एक गरीब बगैर रिश्वत दिए इतना भ्रष्टाचार करप्शन यहां पर बढ़ चुका है कि आज गरीब परेशान है। कोई काम उसका नहीं हो सकता बगैर रिश्वत दिए। और भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में मेरे लोग खा सकते हैं, लूट सकते हैं। पूरे आप जहां कहीं भी ऑफिस में चले जाइए गवर्नमेंट के, वहां पर करप्शन रिश्वत का एक आम बाजार बन चुका है। मालूम हो रहा है कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं और उसका जवाब नहीं है उनके पास। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भ्रष्टाचार को करप्शन के खात्मे के लिए और सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जो आप और हमने मिलकर शुरू की थी, इसको हमको लेकर आगे बढ़ना है। अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम यही चाहते थे कि मजलिस से इत्तेहाद हो जाए, मगर गठबंधन के लोग क्या फैसला करेंगे वो उन्हीं को मालूम। मगर जो लोग कल तक कहते थे कि मजलिस इत्तेहाद नहीं चाहती, मजलिस मिलकर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, मैं कहना चाह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने 2 नहीं 3 खत लिखे, 2 लालू प्रसाद यादव साहब को और एक तेजस्वी यादव को लिखे। अगर इनमें सियासी बसीरत होगी तो वो अख्तरुल ईमान की इस पेशकश को कबूल करेंगे। अगर वो नेक नियत होंगे कि बीजेपी को हम बिहार में सरकार बनाने नहीं देंगे, तो अख्तरुल ईमान साहब ने जो पेशकश की कि मजलिस को सिर्फ 6 सीट दीजिए, अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्रालय भी नहीं चाहिए, हमको सीमांचल का इंसाफ चाहिए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस ये क्यों लिख कर दी, मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि हम अपनी कमजोरी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। हम ताकत की बुनियाद पर और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए बिहार में मजलिस ने फैसला लिया था। ये हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है, ये हमारे आला ज़र्फी की निशानी है कि जिस पार्टी ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने हाथ आगे बढ़ाया है कि चलो मोदी को रोकते हैं बिहार में, आरएसएस को रोकते हैं, मगर नहीं मालूम कि वो होश के नाखून लेंगे या नहीं लेंगे। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोदी की हुकूमत ने जो वक्फ के ताल्लुक से तरमीमी कानून बनाया, उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि बिहार में मस्जिदों को आपसे छीन लिया जाए, बिहार में ईदगाह की जमीन को मुसलमानों से
छीन लिया जाए, बिहार में खानकाहों को वीरान कर दिया जाए, बिहार में वो जो दरगाहें हैं जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के नाम पर 200-300 साल से आबाद है, उसका मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं, उसका मालिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सारे कदीमा बन चुका है। ये ऐसा कानून मोदी, बीजेपी, नीतीश कुमार ने बनाया जो हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको मुत्तहिदा तौर पर अपने के वोट का सही इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना है। दुनिया ने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने अगर किसी ने इस वक्त के कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे ये बात कहने दीजिए कि जब वक्फ का कानून पास हो रहा था तो मेरे दिल का एक हिस्सा मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि काश अगर मजलिस के अख्तर ईमान और इम्तियाज जलील किशनगंज और औरंगाबाद से कामयाब हो जाते तो एक असदुद्दीन ओवैसी के साथ अख्तर ईमान और इम्तियाज जलील अगर खड़े हो जाते तो शायद ये वक्फ का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाने से पहले नरेंद्र मोदी 2 मरतबा सोचता। मगर मेरे भाई, आज आपके पास एक मौका आया है। अख्तर ईमान अकेले बिहार की विधानसभा में है। ये 4 जो लोग दौलत की बुनियाद पर, जो दौलत को खुदा मानकर अपना जमीर बेच चुके, ये बेईमान थे। जिन्होंने दौलत को ठुकराया और जिन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, उसका नाम अख्तर ईमान है। उस अख्तर ईमान ने अकेले होते हुए भी बिहार की असेंबली में आपकी तकालीफ को उठाया, आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ी, आपकी तरक्याती कामों को अंजाम दही का काम और मुतालिबात को आपके ऐवान में रखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि किशनगंज से इस विधानसभा से जो मजलिस का उम्मीदवार होगा, मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के पतन के निशान पर करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है। हम सीमांचल में इंसाफ को देखना चाहते हैं। जिस तरह गाया में इंडस्ट्री और फैक्ट्री खोलने का काम मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं, हम पूछना चाहती है कि सीमांचल में क्यों नहीं हो रहा है? सीमांचल में एम्स क्यों नहीं बनता? सीमांचल में बल्कि पूर्णिया में हाई कोर्ट की एक बेंच क्यों नहीं बनाई जाती? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ पर है जो बिल्कुल खस्ता हाल बन चुका है। सैलाब आता है, लाखों एकड़ जमीन कट जाती है। मेरे भाई, आपको एक ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जो बिहार की विधानसभा में जाकर खामोश नहीं बैठेगा, जो बिहार की विधानसभा में जाकर गूंगा और अंधा बनकर नहीं बैठेगा। आपको एक ऐसा एमएलए विधायक चाहिए जो किशनगंज के इन गरीब नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने का बात कर सके बिहार की विधानसभा में। आप जानते हैं कि बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है। नौजवानों, ये तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई मजलिस कर रही है। नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है। तुम्हारे बाप दादा ने अपनी जवानी को खराब कर लिया, बर्बाद कर दिया। उनकी जवानी को बर्बाद इन तमाम नाम निहाद पार्टियों ने किया जिन्होंने सिर्फ उनका वोट हासिल किया और उनको कुछ नहीं दिया। नौजवानों, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूं कि ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। अगर आज तुम मुत्तहिदा तौर पर मजलिस को कामयाब करोगे तो आने वाले 30-40 साल तक तुम याद रखोगे कि मैंने विधानसभा के चुनाव में किशनगंज हो या सीमांचल हो, अपने मुस्तकबिल के लिए मैंने अपनी पार्टी को वोट दिया और कोई इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर आप मजलिस को कामयाब कर रहे हैं, ये कामयाबी आपकी कामयाबी होगी। अगर कोई जालिम ये कहेगा कि ओवैसी यहां पर मुस्लिम लीडरशिप को पैदा करने की बात करके समाज को तोड़ना चाहता है,
تو میں ان ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، راجپوت کا نیتا ہو سکتا ہے، بھومیار کا نیتا ہو سکتا ہے، کرمی کشواہا کا نیتا ہو سکتا ہے، ای بی سی کا نیتا ہو سکتا ہے، یادووں کا نیتا ہو سکتا ہے، پاسوان کا نیتا ہو سکتا ہے، ماجھیوں کا نیتا ہو سکتا ہے، تمہارا سب کا نیتا ہو سکتا ہے۔ اور اویسی اگر غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کے لیے کہتا ہے کہ تم کو نیتا بنے گا، تم بھکاری بن کر کس کے پاس بھیک نہیں مانگو گے بلکہ اپنے مقدر کے فیصلے تم خود کرو گے، تو ان کو تکلیف ہو جاتی۔ کیا بات کر رہے ہو؟ تم سماج کو توڑنا چاہتے ہو؟ ارے سماج کو توڑنے کے لیے نہیں، بھارت کے سمویدھان کو مضبوط بنانے کی بات اویسی کر رہا ہے، بہار کو مضبوط بنانے کی بات مجلس کر رہی ہے، تم سب کے نیتا ہو، مگر بتاؤ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی نیتا ہونا چاہیے تو کہتے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے۔ ارے یہ ممکن ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ویدھان سبھا میں ہم اس بات کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ نیتا تمہارا ہوگا، ووٹ تمہارا ہوگا، نیتا تمہارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ بات نہیں چلنے والی ہے کہ ووٹ ہمارا اور راج تمہارا نہیں ہوگا، ووٹ بھی ہمارا ہوگا اور راج بھی تمہارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے، اس میں آپ اپنے بزرگوں کو سمجھائیے، ہماری ماں اور بہنوں کو ہمارا سلام پہنچائیے، ان سے بھی آپ گزارش کریے کہ مجلس پارٹی کو کشن گنج سے، یہاں سے ہم کو اپنے ودھائک کو کامیاب کرنا ہے۔ سیمانچل کے انصاف کے لیے یہاں پر کسانوں کو ان کے جو بھی فصل ہوتی ہے اس کی قیمت نہیں ملتی، چائے یہاں پر اگتی ہے، انناس اگتا ہے، بتاؤ آج آپ سب چیز یہاں پر ہے۔ اگر آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں گے، ورنہ یاد رکھیے ہم صرف ایک ووٹ ڈالنے والی مشین بن کر رہ جائیں گے۔ ہم مشین نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے جسم میں ایک دل ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہمارے خواب ہیں، ان خوابوں کو پورا کرنے کا ایک ہی شکل ہم دے سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب اور کامران کریے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس دکڑ سبھا میں اتنی بڑی تعداد میں آئے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ کشن گنج میں اب کی بار یہاں سے مجلس کا امیدوار آپ کا نیا ودھائک بن کر آپ کی آواز کو انشاءاللہ تعالی بہار کی ویدھان سبھا میں اٹھائے گا۔ میں اس امید پر آپ سے رخصت لے رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر۔